Assalamu alaikum students, this is Zobia Haider and today we are starting class 9 English chapter 2 Shah Abdul Latif Bhittai. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Shah Abdul Latif Bhittai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जो कि प्यार से जिनको लाल लतीफ़ भी कहा जाता था, उनके मानने वालों की तरफ से वो एक सिंधी सूफ़ी थे। स्कॉलर मतलब के आलिम, मिस्टिक का मतलब होता है सूफ़ी, सेंट का मतलब होता है वली एंड पोइट मतलब शायर। He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. वो एक ग्रेटेस्ट यानी कि अजीम मुस्लिम पोइट, सिंधी लैंग्वेज सिंधी ज़बान के ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट के तौर पर जाने जाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। भिटाई की ज़िंदगी के बारे में मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायात के तौर पर जमा की गई हैं। आ रिनोड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक रिनोड का मतलब होता है मारूफ, एक मारूफ पाकिस्तानी स्कॉलर यानी कि आलिम, एजुकेशनिस्ट तालीमी माहिर, एजुकेशनिस्ट तालीमी माहिर एंड राइटर ऑफ प्लेस ड्रामाज एंड स्टोरीज, और खेलों के, ड्रामों के और कहानियों के मुसन्निफ। मिर्ज़ा कलीज बेग is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. मिर्ज़ा कलीज बेग कहा जाता है कि उन्होंने डिटेल्स कलेक्ट की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इब्तिदाई ज़िंदगी की नॉलेज मिर्ज़ा कलीज बेग ने कलेक्ट की। कहाँ से कलेक्ट की? फ्रॉम सम ऑफ दी ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम, उस वक्त के रहने वाले कुछ पुराने लोगों से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers. और उन लोगों ने ये सब चीज़ें सुनी हुई थी अपने वालिद से और दादा दादियों से, मतलब दादा से। Some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. जिनमें से कुछ लोग जो हैं शाह लतीफ़ को उन्होंने ज़ाती तौर पर देखा हुआ भी था और यहाँ तक कि उन लोगों ने बात भी की हुई थी। किससे? शाह लतीफ़ से। As a Sufi poet, Latif's urn is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. सूफी पोइट होते हुए लतीफ़ का उर्स उनके मज़ार पर मनाया जाता है हर साल 14 सफ़र को, जो कि है दूसरा महीना मुसलमानों के कैलेंडर का। Thousands of people gather and listen to the saint song sung on the tamburo. हज़ारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं और सुनते हैं सूफी के गाने जो कि गाए जाते हैं तंबूरों पर। Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. कई आलिम लोग पेपर्स पढ़ते हैं जो कि बताते हैं लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में और उनकी शायरी के बारे में। Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. उनमें से कुछ अहम पहलू यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं जो कि दूसरे उलमा ने लाल लतीफ़ के बारे में बताए हैं, वो नीचे गिवन है। यहाँ पे 7 है ये। और स्कॉलर मतलब था आलिम, और जब स्कॉलर्स हो गया तो ये बन गया उलमा। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड एंड फैमिली पर।
बैकग्राउंड एंड फैमिली का मतलब है पस मंज़र और ख़ानदान। बैकग्राउंड की उर्दू मीनिंग होती है पस मंज़र और फैमिली मतलब ख़ानदान। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान। शाह लतीफ़ की एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब होता है आबा व अजदाद की जड़ें। आबा व अजदाद की जड़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जुड़ती हैं। मैं लिख के बता देती हूँ, आबा व अजदाद, ठीक है। आबा व अजदाद और रूट्स मतलब जड़ें होती हैं। Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiyaru, his ancestral home in Afghanistan, to Bhayanpur in Sindh, in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local PS man. कुछ historians कहते हैं मोरखीन को, यहाँ लिख देती हूँ मोरखीन, जो कि तारीख को छानते हैं, मतलब जो कि तारीख पर रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, उन्हें उर्दू में मोरखीन कहते हैं। कुछ मोरखीन ये कहते हैं कि जो शाह के फादर हैं, जो कि उनके वालिद हैं, सैयद हबीब शाह उनका नाम था, उन्होंने हिजरत की कहाँ से, मटियारू से। उनके एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, मतलब ये जो शाह के फादर हैं उनके भी आबा व अजदाद का घर था अफ़गानिस्तान में, जो कि तो उन्होंने मटियारू से कहाँ हिजरत की, भयनपुर इन सिंध। वो भयनपुर आए सिंध में, इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कांटेक्ट विद बिलावल। स्पिरिचुअल कांटेक्ट मतलब रूहानी ताल्लुक जो है बिलावल, वो बिलावल कोई अच्छा आदमी होगा उस ज़माने का, तो वो उस आदमी से मुतासिर होके जो है वो लोग आए थे और भयनपुर आ गए थे। बिलावल मतलब उनको बिलावल की सोहबत काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उन लोगों ने अपना, इतना अच्छी लगी उनको, वो लोग इतने ज़्यादा मुतासिर हुए थे कि उन्होंने अपना घर ही चेंज कर लिया और वो सिंध आ गए थे, भयनपुर। और कौन था बिलावल? आ लोकल PS मैन, एक लोकल कहते हैं मकामी, और PS मैन कहते हैं मुत्तकी इंसान। लोकल हो गया मकामी, मतलब वहाँ का रहने वाला। एक PS मैन मतलब मुत्तकी इंसान था, जिससे वो लोग मुतासिर होकर अपना घर उन्होंने शिफ्ट कर लिया। अदर्स सेज दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरात। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ के जो आबा अजदाद हैं, मतलब उनके जो बाप दादा हैं, उन्होंने हिजरत की सिंध में, कहाँ से, हिरात से। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो शाह के फादर हैं वो आए थे मटियारू से, और कुछ कहते हैं कि वो आए थे हिरात से। अब ये कंफर्म किसी को नहीं है कि वो अफगानिस्तान से तो आए थे, इतना तो कंफर्म है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो मटियारू से आए थे एग्जैक्टली या हिरात से आए। अब Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. और सिंध जो है उस वक्त का एक मरकज, सेंटर, मरकज हुआ करता था मुसलमानी सकाफत का। और शाह लतीफ़ के जो बाप दादा हैं उनको ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अपना घर ही यहाँ करेंगे, मतलब वो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान सिंध में आ गए, क्योंकि उस वक्त सिंध मुसलमानी सकाफत का मरकज़ हुआ करता था। द नेम भिटाई, मतलब जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो नाम है, मतलब जो भिटाई उनके नाम के आगे लगा है, उनका नाम ये था शाह अब्दुल लतीफ़। ये भिटाई जो है उनके आगे लगाया गया है, और ये नाम उनका कैसे पड़ा वो इसमें पढ़ेंगे हम। इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। 1742 में शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया और वो चले गए रहने के लिए एक माउंट यानी के टीले पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उनके गांव से थोड़ी ही दूर के फासले पर था। अ माउंड ऑफ सैंड इज कॉल्ड भेट, जो टीला होता है, बजरी का टीला था वो, मट्टी का, तो उसको जो है भिट कहते हैं। जैसे उर्दू में हम टीला कह रहे हैं, इंग्लिश में हम माउंड कह रहे हैं, इसी तरीके से सिंधी में भिट कहते हैं टीले को, इन सिंधी। ये देखें, a mound of sand is called bhit in Sindhi due to the fact that he lived on his mound for the rest of his life.
जब शाह लतीफ़ उस टीले पे गए तो उन्होंने उसके बाद अपनी बाकी जितनी भी ज़िंदगी थी वो उसी टीले पर गुजारी। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपनी बस, अब वो जब एक बार चलेगा टीले पे तो फिर उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी ना फिर वो वहीं जाया करते थे और अपना ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे। तो शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, इस वजह से शाह लतीफ़ जो है सेंट ऑफ भिट के नाम से जाने जाने लगे। सेंट ऑफ भिट का मतलब क्या है? सूफी, भिट का सूफी। टू दिस डे, और उस दिन से ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, उस दिन से वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से जाने जाने लगे। और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट, और शाह लतीफ़ माउंट यानी टीले के शाह लतीफ़ या फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, वो भिटाई भिट से निकला है भिटाई, वो भिटाई उनके नाम के आगे लग गया क्योंकि वो भिट पर रहते थे, इसलिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इसका मतलब है इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। अर्ली लाइफ, इब्तिदाई ज़िंदगी, और एजुकेशन, तालीम। शाह भिटाई वॉज बॉर्न इन 1689 AD, वो 1689 AD में पैदा हुए थे। और 14 सफ़र 1102 AH, 1102 AH ये हिजरी कैलेंडर है हमारा, मुसलमान कैलेंडर। और ये AD जो है ये क्रिश्चियन कैलेंडर होता है जो कि अभी चल रहा है। ये क्रिश्चियन कैलेंडर है और ये मुस्लिम कैलेंडर का ईयर है ये। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, वो एक छोटे गांव में पैदा हुए जिसका नाम था हाला हवेली। अ फ्यू माइल्स टू दी ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशा, वो कुछ माइल्स दूर था, जो कि वो कुछ ही माइल्स दूर था भिटशा के। और किस तरफ था? वो ईस्ट में था, जहाँ पे अभी मौजूदा भिटशा है उसके ईस्ट में था, कुछ माइल्स दूर। और वो कितने माइल्स दूर था? फ्यू माइल्स जो लिखा हुआ है ये था 40 माइल्स अवे, जो कि इक्विवेलेंट होता है 64 किलोमीटर, इतना दूर था। लतीफ़ वॉज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर, लतीफ़ जो हैं वो उस दौर में बड़े हुए जब सिंधी कल्चर का सुनहरा दौर चल रहा था। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अखंड नूर मोहम्मद भट्टी, उनके जो पहले टीचर रहे वो कौन थे? अखंड नूर मोहम्मद भट्टी। बट मेनली ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड, बट ज़्यादातर उन्होंने सेल्फ एजुकेटेड मतलब खुद तालीम हासिल की। ऑल्दो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, हालांकि उन्होंने लिटिल फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, कुछ रस्मी तालीम फिर भी हासिल की थी। द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरेबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल, उनका जो रिसाले हैं वो इस बात का सबूत देते हैं कि उनको अरबी और फ़ारसी काफ़ी अच्छी तरीके से आती थी। वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। वेरियस रेफरेंसेस मुख्तलिफ, और रेफरेंसेस का मतलब होता है हवाला जात, या फिर रेफरेंसेस मतलब ज़रा भी हो सकता है। वेरियस रेफरेंसेस इन शाहजो रिसालो, मुख्तलिफ हवाला जात जो हैं शाहजो रिसालो में वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनको इन डेप्थ, उनको गहरी मालूमात थी कुरान की और हदीस की। His poetic collection included the मसनवी of मौलाना जलालुद्दीन रूमी and शाह करीम्स poems. उनके जो शायरी के मजमूए हैं उसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और शाह करीम की नज़में शामिल हैं। और मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी कहते हैं 2 लाइन वाली पोइम्स को, 2 लाइन वाली जो पोइम्स होती हैं उसको मसनवी कहा जाता है। किसी में 5 शेर होते हैं तो उसको मुखम्मस कैसे कहते हैं, 6 शेर होते हैं तो मुसद्दस कहते हैं। इसी तरीके से जो 2 शेर वाली होती है उसे मसनवी कहा जाता है। यूथ यानी के जवानी। यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, नौजवान लतीफ़ काफ़ी हसास ज़हनियत के थे। वाइल ही वॉज
ओनली अ बॉय, जब वो सिर्फ लड़के थे ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, उन्होंने शायरी तहरीर करना शुरू कर दी थी। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद द लव ऑफ गॉड, कुदरत की खूबसूरती उन्हें इतनी पसंद आने लगी, उनको इतनी अच्छी लगने लगी कि जब वो ये देखते थे कि ये कुदरत कितनी खूबसूरत है, तो उस कुदरत के बनाने वाले के लिए उनके दिल में जो है मोहब्बत जागना शुरू हो गई। इन 1713 अब 1713 में द सूफी पोइट मैरिड विद बीबी साइदा बेगम, वो पैदा कब हुए थे 1689 में, और शादी कब हुई है उनकी 1713 में। 1713 में उनकी शादी हुई है और वो पैदा कब हुए थे 1689 में, यानी कि 24 इयर्स की उम्र में उन्होंने शादी की है। ठीक है। द सूफी पोइट मैरिड विद बीबी साइदा बेगम, उनकी बीवी का नाम क्या था, बीबी साइदा बेगम। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, उनकी बेगम जो है वो कम उम्र में ही इंतकाल कर गई थी। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, इससे पहले कि उनके कोई बच्चे होते उनका इंतकाल हो गया था। हाउ एवर शाह नेवर मैरिड अगेन, फिर शाह ने कभी दोबारा शादी नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, उनका दिल जो है वो रोज़ बरोज़ मज़हब और इबादत की तरफ माइल होता गया, और ही फेल्ट रेस्टलेस, और फिर वो बेचैन होने लगे। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, फिर उन्हें नॉर्मल सादा घरेलू ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात होने लगी। घरेलू नॉर्मल सादा, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की। Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. लतीफ़ की खुदा से मोहब्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, इस हद तक के उन्हें सिर्फ इबादत में ही सुकून मिलने लगा। प्लेजर ओनली इन डिवोशन, लतीफ़ की खुदा से मोहब्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, इस हद तक के उन्हें सिर्फ इबादत में ही सुकून मिलने लगा। प्लेजर को आप यहाँ पर सुकून भी कह सकते हैं, और डिवोशन यानी कि इबादत। एज अ रिजल्ट, इस नतीजे में ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, नतीजतन उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त प्रेयर्स यानी कि नमाज में और गहरी सोच में गुजारा। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर्स एंड डिवोशन, उनकी रूहानी ताकत बढ़ती गई, मजबूत हो गई, और नमाज के साथ साथ और इबादत के साथ साथ। सो मच सो दैट पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, और वो इतनी बढ़ गई कि लोग उनकी तरफ मुतासिर होने लगे। एनीवन हु केम टू हिम वाज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वेज, कोई भी उनकी तरफ आता तो वो उनके जेंटल वेज यानी कि नर्म अंदाज, मतलब प्यार से बात करने वाले, नर्म अंदाज से, नर्म खून थे तो नर्म अंदाज से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है। हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, उनके मानने वाले जो हैं वो बढ़ते गए दिन ब दिन रोज़ाना। क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इज़ अ नेचुरल लेक, उस टीले के करीब जहाँ पर लाल लतीफ़ रहा करते थे एक नेचुरल लेक यानी कि कुदरती झील थी। हिज पोइटिक नेचर लव्ड द काल्म एटमॉस्फेयर, उनकी शायराना फितरत को पसंद था काल्म एटमॉस्फेयर। काल्म एटमॉस्फेयर यानी कि पुरअमन माहौल उनकी शायराना फितरत को पसंद था। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, वो अपना ज़्यादातर टाइम उस झील के किनारे बैठकर गुजारने लगे। एज ही सैट देयर, जब वो वहाँ पर बैठते, ही प्रेड टू गॉड एंड समटाइम्स कंपोज्ड वर्सेस इन हिज प्रेज, वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते और बाज़ दफ़ा वो अल्लाह की तारीफ़ में कुछ शायरी भी तहरीर करते।
लाल लतीफ़ डाइड इन 1752। अब 1752 में उनका इंतकाल हो गया। कितनी उम्र हुई उनकी? 1752 में उनका इंतकाल हुआ और वो पैदा कब हुए थे? 1689 में। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो 63 ईयर्स की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1742 में वो गए थे माउंट पर रहने के लिए, उस टीले पर रहने के लिए, जब उनकी उम्र कितनी थी? 53 ईयर्स। ये लिखा हुआ है। 1742 में वो जो है गए थे टीले पर रहने के लिए, और 1752 में पूरे 10 साल बाद 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड, उसी टीले पर इंतकाल हुआ जहाँ पर वो रहा करते थे। ही वॉज बरिड ऑन द सेम माउंट, और उसी टीले पर उनको दफन कर दिया गया। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूज़िक। ये कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने म्यूजिशियंस कहते हैं मौसीकीकार कहते हैं म्यूजिशियंस को। उन्होंने म्यूजिशियंस को हुक्म दिया कि प्ले म्यूज़िक बजाओ। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 डेज़, और वो लगातार 3 दिन तक म्यूज़िक बजाते रहे। उन्होंने हुक्म नहीं दिया, शाह लतीफ़ ने उनको हुक्म नहीं दिया कि रुक जाओ, तो वो म्यूजिशियंस जो थे वो इतने ज़्यादा उनके पैरोकार थे कि वो 3 दिन तक लगातार बजाते रहे। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग, और जब उन्होंने रोका म्यूज़िक बजाना, दे फाउंड दैट पोइट डेड, और उन्होंने देखा 3 दिन बाद के जो है पोइट तो इंतकाल कर गए। मतलब वो जो है म्यूजिशियंस जो हैं वो बैठ के म्यूज़िक बजा रहे थे और सामने उनके बैठे हुए होंगे शाह लतीफ़। अब जो है वो बजाए जा रहे हैं, उनको उन्होंने रुकने का हुक्म नहीं दिया, तो वो रुके भी नहीं, बजाए जा रहे हैं। अब 3 दिन बाद जब उन्होंने शायर को देखा तो वो मर चुके थे। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, गुलाम शाह कल्होड़ो, वॉज सो डिवोटेड टू हिम। इस वक्त का मशहूर सिंध का बादशाह था गुलाम शाह कल्होड़ो, वो जो कि उनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था, उनका काफ़ी मानने वाला था। तो दैट ही बिल्ड अ ग्रैंड म्यूज़ोलियम ओवर हिज ग्रेव, के उसने उनके कब्र पर एक मकबरा बनवाया, मतलब कि मज़ार बनवाया उनकी कब्र पर, उसी टीले के ऊपर। The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of लतीफ़। वो प्यारा सा सफ़ेद गुंबद वो प्यारा सफ़ेद गुंबद जो कि उनके मज़ार के ऊपर है, वो उनकी पाकीज़गी, प्योरिटी यानी कि पाकीज़गी, और डिग्निटी मतलब होता है अज़मत। वो प्यारा सफ़ेद गुंबद उनकी जो कि उनकी मज़ार के ऊपर है, वो उनकी पाकीज़गी और अज़मत की निशानदेही करता है लतीफ़। हिज डिवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन इज़ कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। उनके चाहने वालों ने जमा करना शुरू किए उनकी शायरी, और उस कलेक्शन को उन्होंने नाम दिया रिसालो ऑफ शाह लतीफ़, मतलब, और सिंधी में इसको शाह जो रिसालो कहते हैं, मतलब शाह का रिसाला। एवरी ईयर द डिवोटी सेलिब्रेट हिज उर्स, हर साल उनके चाहने वाले उनका उर्स मनाते हैं, विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 डेज़, जिसका आगाज़, कमेंसेस का मतलब होता है आगाज़, जिसका आगाज़ होता है 14 सफ़र को और वो 3 दिन तक जारी रहता है। शाह लतीफ़ पोइट्री। अब हम आ जाते हैं शाह लतीफ़ की पोइट्री के ऊपर। पोइट्री यानी कि शायरी। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल। शाह लतीफ़ एक हसास, नर्म दिल, जेंटल मतलब होता है नर्म दिल, और काइंड मतलब होता है मेहरबान। ही वॉज अ सूफ़ी इन दी ट्रू सेंस ऑफ दी वर्ड, वो सूफ़ी थे सही मायनों में। जो सूफ़ी का जो मतलब होता है वो बिल्कुल उन पर सही बैठता था, मतलब वो सही मायनों में एक सूफ़ी थे। द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिगेंट एंड लाइट। लफ्ज़ लतीफ़ के लफ्ज़ी मायने ही होते हैं फ़ाइन यानी कि सादा, डेलिकेट यानी नाजुक, टेंडर नरम दिल, एलिगेंट नफीस, एंड लाइट का मतलब है खुश मिजाज। यहाँ पर लाइट का मतलब है खुश मिजाज, मतलब उनका मिजाज ठंडा था, इसका ये मतलब है।
दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी। और ये मायने बिल्कुल उनकी शायरी और उनकी शख्सियत दोनों पर पूरा उतरते हैं। मोर ओवर ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल, इसी के साथ साथ वो अवामी शायर थे। सो ही रोट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, तो उन्होंने लिखा आम आदमी की ज़बान में। इन हिज पोएम ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स, उन्होंने अपनी नज़म में ज़्यादातर सिंध के बारे में और उसकी अराबर बराबर के इलाकों के बारे में। However, he also mentions distant cities, हालांकि उन्होंने कुछ दूर दराज के इलाकों को भी मेंशन किया है, सच एज इस्तांबुल एंड समरकंद, जैसे कि इस्तांबुल और समरकंद, एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स, और उन्होंने सिंधी मल्लाहों के बारे में भी बात की है। सेलर्स का मतलब होता है मल्लाह, जो कि बोट चलाते हैं, बोट चलाने वालों को सेलर्स यानी कि मल्लाह कहते हैं। देयर नेविगेशन टेक्निक्स, और उनकी नेविगेशन टेक्निक्स का मतलब है कि वो किस तरीके से पानी में चलाते हैं, और पानी में कोई डायरेक्शन, कोई रोड नहीं होती, पर वो बिल्कुल अपनी सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो किस तरीके से बोट में चलाते हैं, क्योंकि चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा होता, पानी में तो कुछ नहीं दिख रहा होता, बट जो मल्लाह होते हैं, जो बोट चलाने वाले होते हैं, वो बिल्कुल आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाते हैं। वो उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं वो वही जानते हैं, तो उन्होंने उस बारे में भी बात की है। एंड देयर वॉयजेस एज फार एज द मलाबार कोस्ट, और उनके वॉयजेस का मतलब होता है समुद्री सफ़र। एज फार एज द मलाबार कोस्ट, जो कि मलाबार के साहिल तक के चला जाता है, दूर दराज, श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा, और श्रीलंका और जावा के जजीरे पर भी पहुंच जाता है। ये उन्हीं टेक्निक्स की बात हो रही है कि किस तरीके से वो सिंध से निकल के मलाबार कोस्ट दूर दराज चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, जावा के जजीरे चले जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो पानी होता है। अब वो सिर्फ मल्लाह को ही पता होता है कि यहाँ से जाना किधर, क्योंकि पानी में तो रास्ता होता नहीं है, मतलब रोड तो नहीं होता ना, अब किस तरफ जाना है क्या पता। अब वो उनकी टेक्निक्स होती हैं। हेयर इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ वन सर्च वर्स, इसी तरीके की एक उनकी जो पोएम की लाइन है वो ली गई है यहाँ पे, उसकी ट्रांसलेशन है ये। क्लाउड्स रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेन्स, बादल वापस आ गए और एक बार फिर बारिश हो रही है। लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स, बिजली कड़क रही है हर तरफ से। एंड विथ इट सम गो टू इस्तांबुल, और इसी के साथ साथ कुछ जाते हैं इस्तांबुल। अदर टर्न्स टू दी वेस्ट, कुछ मगरिब की तरफ चले जाते हैं। सम शाइन ब्राइट ओवर चाइना, कुछ चाइना के ऊपर चमकते हैं। एंड अदर्स टेक केयर ऑफ समरकंद, कुछ समरकंद की देखभाल करते हैं। सम वेंडर टू रोम टू काबुल एंड कंधार, कुछ रोम, काबुल और कंधार पर भटकते हैं। सम लाई ऑन दिल्ली डेक्कन थंडरिंग ओवर, और कुछ दिल्ली और दक्कन पर गरजते हुए पड़ते हैं। माई बिलव्ड अल्लाह, मे यू ऑलवेज मेक सिंध अ लैंड ऑफ अबेंडेंस, मेरे प्यारे अल्लाह आप सिंध को ख़जाने से भरपूर ज़मीन बना दें। माई बिलव्ड अल्लाह, मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स, मेरे प्यारे अल्लाह आप इस पूरे आलम कायनात को जो हैं खुशहाल बना दें। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सरसारंग शाजो रिसालो, और ये कहाँ से ली गई है, किसने लिखी थी? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इसके पोइट थे। सरसारंग और शाजो रिसालो से ये ली गई है। हिज कलेक्टेड पोएम्स हैव बीन कंपाइल्ड इन शाजो रिसालो, और उनकी जितनी भी नज़में हैं शाजो रिसालो में जमा की गई हैं। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस, जो कि ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में, उर्दू में और दूसरी ज़बानों में। हिज स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक पोइट्री कैरीज अ मैसेज ऑफ लव, उनकी रूहानी और सूफ़ी शायरी मोहब्बत का पैगाम देती है। विच मेक्स इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द एंटायर ह्यूमन रेस, जो कि इसे आलमी, यूनिवर्सल मतलब कि आलमी और पूरी इंसानियत के लिए काबिल कबूल बनाती है। ह्यूमन रेस मतलब कि इंसानियत, तमाम इंसानियत के लिए काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोइट्री विद लव एंड रेवरेंस, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमेशा याद रहेंगे उनकी मोहब्बत और अकीदत वाली अजीम शायरियों के वजह से, वो हमेशा याद रहेंगे। सो
ये था क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।